हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको निम्मी के एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊंगी और वो चैप्टर होगा डीसी जनरेटर का। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जनरेटर डीसी के द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऊष्मा, ऑप्शन बी रासायनिक, ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक और ऑप्शन नंबर डी में गतिशील। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी यांत्रिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? यानी जो डीसी जनरेटर होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन नंबर ए क्रॉक स्क्रू नियम, बी में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सी में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और डी में फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? यानी डीसी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा को ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? ए में है क्रॉक स्क्रू नियम, बी में है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, सी में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और डी में लेंज का नियम। तो जब भी जनरेटर के अंदर प्रेरित ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करना होता है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग में लेते हैं। तो इस आधार पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। ठीक है ना। ये जो मैं आपको निम्मी के एमसीक्यूज करा रही हूँ, अभी आपके जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे उनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अभी जो फर्स्ट ईयर वालों के एग्ज़ाम हुए हैं और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो निम्मी के क्वेश्चन में ही उनका सारा पेपर पैटर्न बना था। तो आप इन क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखो, इनके ऊपर ध्यान रखो और इनको अच्छी तरह से समझ के इनके उत्तर को निकालो। क्वेश्चन नंबर 4, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? ए में है E बराबर फाई जेड एन बटे 60 और वोल्ट। वोल्ट इसलिए लिखा है क्योंकि ईएमएफ की जो यूनिट होती है, विद्युत वाहक बल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। और बी में लिखा है E बराबर फाई जेड एन ए बटे 60 इंटू पी और सी में है E बराबर फाई जेड एन पी बटा 60 इंटू ए वोल्ट और डी में E बराबर जेड एन पी बटे 60 इंटू फाई इंटू ए। तो डीसी जनरेटर की जो ईएमएफ इक्वेशन होती है उसका फॉर्मूला होता है E बराबर फाई जेड एन पी बटा 60 इंटू ए। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होगा? ईएमएफ की फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए क्या सूत्र होगा? ए में है बी एल वी वोल्ट, बी में बी एल साइन थीटा वोल्ट, सी में बी एल वी कॉस थीटा वोल्ट और डी में बी एल वी साइन थीटा और पीछे भी यहाँ पे क्या आ जाएगा? वोल्ट। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी एल वी साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये डायग्राम बना हुआ है और इसमें आपको पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? डीसी जनरेटर का कौन से पार्ट को इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है? तो ए में लिखा हुआ है योक या फ्रेम या बॉडी भी कह सकते हैं और बी में है स्टेटर, सी में है पोल शू और डी में लिखा हुआ है ध्रुव कोर। तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ये क्या होता है? योक या फ्रेम या बॉडी। इसके डायग्राम को अपन योक, बॉडी या फ्रेम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड यानी पतलित क्यों करते हैं?
ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड या पतलित क्यों करते हैं। तो इसका ए में है दे रखा है ताम्र हानि को कम करने के लिए, बी में घर्षण हानि को कम करने के लिए, सी ऑप्शन है हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए, और डी में क्या होगा भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो इसका उत्तर होगा डी, क्या होगा भंवर धारा हानि होती है उसको कम करने के लिए आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को बनाया जाता है। डीसी जनरेटर होती है उसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग को कैसे बनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीरीज फील्ड जो वाइंडिंग होती है उसको हमेशा कम टर्न और मोटे तार की बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हमेशा सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है उसको हमेशा कम टर्न देके और मोटे तार की बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। यानी डीसी जनरेटर के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, जो गतिशील रूप से वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वह किस प्रकार का होता है। ए में पल्सेटिंग वोल्टेज, बी में दोलनशील वोल्टेज, सी में प्रत्यावर्ती वोल्टेज और डी में डीसी वोल्टेज। तो इसका उत्तर क्या होगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की क्या विशेषता होती है। तरंग वाइंडिंग का मतलब वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग की क्या विशेषता होती है। ए में लिखा हुआ है कम धारा कम वोल्टेज, बी में लिखा है उच्च धारा कम वोल्टेज, सी में है कम धारा उच्च वोल्टेज और डी में उच्च धारा उच्च वोल्टेज। तो इसका उत्तर होगा कम धारा और उच्च वोल्टेज के लिए इस वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य होता है। स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है। ए में लगातार आउटपुट की आपूर्ति करना, बी में एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है, सी में विपरीत दिशा में आउटपुट करता है और डी में प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्रित करता है। तो स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है, एक ही दिशा में आउटपुट को बनाना। क्वेश्चन अगला है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जोड़े जाते हैं। ए में आर्मेचर के साथ श्रृंखला यानी सीरीज में, बी में आर्मेचर के साथ समानांतर क्रम में, सी में शंट फील्ड के साथ सीरीज में और डी में शंट फील्ड के साथ पैरेलल में। तो इंटरपोल होते हैं वो हमेशा आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयुक्त विद्युत रोधी पदार्थ का नाम क्या होता है। तो हमेशा कम्यूटेटर सेगमेंट होता है उसमें अभ्रक विद्युत रोधी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा अभ्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ए में स्टील और ग्रेफाइट, बी में कार्बन और ग्रेफाइट, सी में ढलवा लोहा और ग्रेफाइट और डी में एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट। तो इसका उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैप वाइंडिंग का अन्य नाम क्या है या लैप वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है। तो लैप वाइंडिंग को हमेशा समानांतर वाइंडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको समानांतर वाइंडिंग। तो आज के वीडियो में यही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपन डीसी जनरेटर के और क्वेश्चंस को एमसीक्यूज के रूप में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।